हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं नवंबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के पार्ट 1 को लेकर। इससे पहले मैंने जून से लेके अक्टूबर मंथ तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और धीरे धीरे हम अप्रैल मंथ तक का भी टारगेट रखे हुए हैं ताकि हम अपने यूपीएससी के लिए पिछले एक साल का करंट अफेयर्स पूरी तरह से तैयारी कर सकें। ठीक है। इसके अलावा जो शाम के टाइम में जो करंट अफेयर एनालिसिस की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है, मतलब एमसीक्यू के तौर पे, उसका भी जून से लेके अक्टूबर तक ऑलरेडी हो चुका है। वहां पर भी जून से लेके सितंबर तक हो चुका है और वहां भी अक्टूबर अब शुरू करने वाले हैं। ठीक है। तो इन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर राइट साइड जो आई आइकन है ना, वहां से भी आप वीडियोस के लिंक पे डायरेक्टली जा सकते हैं। तो जो फ्रेंड्स हमारे अभी इससे पहले सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि वीडियोस का लिंक जब भी हो आपको डायरेक्टली आपके नोटिफिकेशन में तुरंत आ जाए। ठीक है। इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक और पीडीएफ दोनों साथ में एक ही जगह अवेलेबल होगा। ठीक है। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और जैसा कि शुरू करने से पहले हम हमेशा एक मैप क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशन में हम एक मैप क्वेश्चन जरूर करते हैं। तो चलिए आज का मैप क्वेश्चन है, लोकेट द कंट्री विच हैज रिसेंटली लॉन्च अ मिलिट्री ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन पी स्प्रिंग। देखिए, बहुत सारे ऑपरेशंस हमारे कंट्री मतलब इंडियन रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बट लेकिन कुछ जो ऑपरेशन है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत खास होते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना, ये हमारे देश से जुड़े नहीं है ये ऑपरेशन, बट ये कुछ वर्ल्ड लेवल पे इनके बारे में बात चलती रहती है, तो इसलिए हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये है क्या, तुर्की। ये तुर्की से रिलेटेड ये ऑपरेशन स्प्रिंग मतलब ऑपरेशन पीस स्प्रिंग जो उन्होंने लॉन्च किया था। क्यों वो उन्होंने ये लॉन्च किया था? मिलिट्री ऑपरेशन एक कहाँ पे? तो सीरिया के जो किसके अगेंस्ट में? सीरियन कुर्दिश मिलिशिया जो कि वाईपीजी, जो कि नॉर्थ ईस्ट सीरियन में है। ठीक है। इसके अलावा वो कब लॉन्च किए? जब यूएस ट्रूप ने कहा कि अब हम वापस जा रहे हैं इस एरिया से, तब जाके उस एरिया में कंट्रोल करने के लिए टर्किश फोर्स ने, जो तुर्की के जो फोर्स थे ना, वो वहां पे कंट्रोल करने के अपने ध्यान से वो चले गए वहां पे अटैक किए। ठीक है। उसके अलावा तुर्की ने जो ये जो स्टार्ट किया है जो ऑपरेशन, उन्होंने कहा कि हम लोग टेरर कॉरिडोर जो है ना उसको हम लोग क्लीन करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इस तरह का ऑपरेशन किए हैं और ताकि एक सेफ जोन हम वहां पे बना सके। ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये हो गया तुर्की। ठीक है। तो ये इसी ऑपरेशन पीस स्प्रिंग इसी से इनके ही फोर्स से रिलेटेड है, जो कि ये जो सीरिया देख रहे हैं ना, तो इनके ये सदर्न एरिया में जो है ना, यहाँ पे ये इस तरह का चीज ये ऑपरेशन ला रहे हैं। ठीक है। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो पहला जो टॉपिक है वो है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। इसे हम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन में लिखेंगे। ठीक है। तो ये क्यों लिख रहे हैं, क्यों था ये न्यूज में? क्योंकि गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया क्रेडिट लिंक सब्सिडी सर्विसेज आवास पोर्टल, क्लैप। तो क्लैप आप इससे ध्यान रखिएगा कि घर में जो हाउसिंग अफेयर मिनिस्टर है वो क्लैपिंग करते हैं घर में बैठे, मतलब घर में बैठ के। आप जिस तरह से मोदी जी क्लैप का ये चलाए थे घर के अंदर, तो उसी तरह का आप कुछ तुगम लगा के इसे रिलेट करके रखिए। ठीक है। और ये आवास योजना से रिलेटेड है। और आवास योजना किन के द्वारा? ये अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा ये। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये सारे अर्बन एरिया में ये इस तरह का चीज लेके आया गया। तो है क्या ये आखिर? तो ये जो होगा ना, इसका मेन काम होगा एक पोर्टल, मतलब ये जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी वाला है एक पोर्टल लॉन्च कर रहा है, जिसके जिसकी मदद से क्या होगा कि जितने भी हाउसिंग अफेयर मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो कंस्ट्रक्शन और लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है ना जीएचटीसी इंडिया, मतलब इसके तहत वो ज्यादा अच्छे तरीके से वो अपना एक तरह से एक ही जगह में सारे चीज को देख पाएंगे। ठीक है। और इसका जो मेन की फीचर्स है वो है क्या कि ये एम करता है स्पेशली फास्ट ट्रैक द कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब किस तरह से हाउसिंग को फास्ट ट्रैक किया जा सके। उसके अलावा जो टारगेट हमने रखा है कि 2022 तक, जो कि हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे हम लोग बनाएंगे, उस वक्त तक एक 1.2 करोड़ हाउसेज भी हम बना ले। ठीक है। इसके अलावा जो जीएसटीसी का फोकस है वो स्पेशली होगा किसमें कि आइडेंटिफाई और करेंगे और मेन स्ट्रीमिंग प्रूफ एंड डेमोन्स्ट्रेबल टेक्नोलॉजीज को ध्यान देते हुए लाइट हाउस प्रोजेक्ट में अच्छी तरीके से काम करेंगे। और ये किसके सपोर्ट से होगा? तो थ्रू आशा, यानी अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स इंडिया के तौर मतलब उनके सपोर्ट से होगा। ठीक है। तो इसीलिए ये सारा चीज ये न्यूज में क्यों होता है, क्योंकि 2022 तक देखिए हमें प्लान है, हम 2020 चल रहा है और अब तो शायद अब कुछ लेट भी हो सकता है, बट ऐसा कि अब 75th एनिवर्सरी मतलब हमारा इंडिया का होने वाला है, तो वो हमारा टारगेट है 1.2 करोड़ हाउसेस। ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है
प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, पीसा। तो पीसा से रिलेटेड भी काफी ज्यादा आपने सुना होगा न्यूज में। तो आज देखिए, आज मैंने ये नहीं दिया है मिनिस्ट्री ऑफ क्या, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा रिलेट करें। मैंने इसलिए ये जो मैं हमेशा लिख देता था ना कि अंडर मिनी ये जो टॉपिक है ये किसके अंदर हम लिखेंगे, किस सेक्शन के अंदर, तो आप लोग थोड़ा रिलेट करिए कि ये किस सेक्शन में होना चाहिए। मैं वैसे तो डिस्कशन करते वक्त बोलूंगा ही, बट आप लोग भी वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचिए कि ये टॉपिक किससे रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ तो ठीक है एचआरडी मिनिस्ट्री लिखा हुआ है, बट ये किसी किसी जगह में हम कुछ अलग भी लिखते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सोचिए। और वैसे आपको पीडीएफ जब मिलेगा तो उसमें तो आपको एक जगह कंपाइल करके मिलेगा, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग भी यह इस तरह के अप्रोच का पढ़ने का सोचे एक बार, ताकि जितना ज्यादा आप जब तक कुछ स्टेप नहीं लोगे ना तब तक कुछ ज्यादा नहीं हो पाएगा अच्छा आपके लिए। ठीक है, तो ये न्यूज में इसलिए बन गया था क्योंकि एचआरडी मिनिस्ट्री ने इसका प्रिपरेशन जो है पीसा 2021 के लिए वो प्रिपेयर होने के लिए बोल दिए हैं। ठीक है, और उनके द्वारा ये इंस्ट्रक्ट किया गया है कि जितने भी डिप्यूटी कमिश्नर्स हैं उनको पूरा अच्छे तरह से मेहनत करने और इंडिया को कैसे भी करके ये जो पीसा का एग्जामिनेशन है ना इसमें सक्सेसफुल करें, ताकि इसीलिए एचआरडी मिनिस्ट्री ने ये आश्वासन मतलब इस तरह का ऑर्डर भी दे दिया है जितने भी डिप्यूटी कमिश्नर्स हैं। ठीक है, ये आखिर भी इस तरह का मतलब क्यों था, ये क्यों इस पीसा से रिलेटेड इतना ज्यादा चिंतित हो रहे हैं हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री। तो हुआ ये था कि ऑलरेडी कैबिनेट ने क्या हुआ एक्स पोस्ट फैक्टो जो है ना अप्रूवल कर दिया था इस एग्रीमेंट को। कब मतलब ये जो है ना पीसा, ये ओईसीडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इनके द्वारा ही ये चीज ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा था कि 2021 में ही जो प्रोग्राम होगा उसमें हम भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 2019 के जनवरी में ही इन्होंने अनाउंस कर दिया था, तो इसीलिए और ज्यादा ये अपने डिप्यूटी कमिश्नर्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप इसमें वर्क हार्ड करिए क्योंकि 21 में हमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो आखिर ये क्यों था न्यूज में, हमने इससे पहले क्या पार्टिसिपेशन किया है इस पीसा वाले में, इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट जो प्रोग्राम है एग्जामिनेशन टाइप का, तो इसमें हमने पार्टिसिपेट किया है क्या। तो हाँ, हमने लास्ट जो पार्टिसिपेट किया था 10 साल पहले 2009 में, तो उस वक्त हमारा जो रैंक आया था ना वो 73 आया था, कितना आउट ऑफ टोटल 74 कंट्रीज में, मतलब सेकंड रैंक आया था हम लोग पीछे से, जिसके वजह से हम लोग बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुए थे और हमें ऐसा लगा कि अब हम इसमें बेहतर नहीं करेंगे। तो उस वक्त के जो गवर्नमेंट थे उन्होंने कहा कि अब ये इस तरह का चीज में हम अभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम अभी प्रिपेयर नहीं है। ठीक है, और जो 74th कंट्री था वो कजाकिस्तान था और हम वहाँ 73 हुए थे 2009 में। ठीक है, उस वक्त का यूपीए गवर्नमेंट था मतलब, तो इसीलिए उन्होंने ये कहा था पीसा को बॉयकॉट करते हुए, और ब्लेम भी किया था कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे इंडिया परफॉर्मेंस इंडिया के हिसाब से ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जिसकी वजह से ये इस तरह का हुआ। तो ऐसा कुछ बात नहीं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन का बात ही नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे एग्जाम हो रहा है तो आपको उसी तरीके से प्रिपेयर होकर जाना होगा। तो इसलिए चलिए ठीक है, ये तभी ब्लेम गेम का काम चला, और देखते हैं हमें अब 2021 में किस तरह से बेहतर करना है। तो उसके बाद अभी जो एनडीए 2 गवर्नमेंट, एनडीए 2 मतलब हुआ एनडीए 1 था 2014 से 19 तक और एनडीए 2 है 2019 से अब 24 तक। ठीक है, तो ये एनडीए 2 का गवर्नमेंट है ना, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो 2016 में डिसीजन लिया गया था कि केंद्रीय विद्यालय संगठन जितना भी है ना वहाँ उनके द्वारा एक कमिटी का सेटअप किया गया और वो रिव्यू किए सारे प्रॉब्लम्स को, और उसके बाद रिव्यू करने के बाद सबमिट किया अपना डिसीजन 2016 के दिसंबर में ही गवर्नमेंट को, और उनके बाद बोले कि इस तरह का अगर हम कुछ करते हैं ये सारे चीज ये रिपोर्ट के हिसाब से तो हम लोग बेहतर कर पाएंगे अपने ओईसी 2021 में। ठीक है, तो इसीलिए ये जो रिपोर्ट है ये क्या रिकमेंड किया कि किस तरह से हम पार्टिसिपेशन जो करेंगे 2018 में, ये मतलब सॉरी ये जो 2018 में जो पार्टिसिपेशन किया गया था ना वो हम जस्ट थोड़ा सा के लिए मिस हो गया था, जबकि 2016 में हमें अच्छे से हम लोग कमिटी बना के हम लोग प्रिपेयर लेने का भी मतलब स्टार्ट भी कर दिए थे, बट हम लोग पार्टिसिपेशन नहीं कर गए थे क्योंकि जस्ट हम लोग डेडलाइन जो था ना जो पार्टिसिपेशन का फॉर्म भरने का वो हम क्रॉस कर चुके थे, इसलिए हम 2018 में नहीं कर पाए, हम ये 2021 में करेंगे। और ये हर 3 साल में होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसीलिए पीसा जो है ना ये इज इंटरनेशनल असेसमेंट है जो कि मेजर करता है 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट तक का रीडिंग, मैथमेटिक्स और साइंस लिटरेसी, जो कि हर 3 साल किया जाता है। जैसे मैंने बोला जो 18 में हुआ था अब 21 में होने वाला है। ठीक है, इसे जो फर्स्ट टाइम किया गया था वो 2000 में किया गया था। ठीक है, 2000 से मतलब इसको स्टार्ट किया गया, और ये जो पीसा है इसको कोऑर्डिनेट कौन करते हैं तो ओईसीडी, जैसा पहले मैंने बोला, और ये ओईसीडी जो है ना ये कंडक्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स बाय एनसीईएस। ठीक है, तो ये एनसीईएस जो यूनाइटेड स्टेट में उनके द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है, पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो कोऑर्डिनेशन करते हैं वो ओईसीडी है। ठीक है, इसके अलावा जो टॉप परफॉर्मेंस जो 2012 और 15 में आया है, और जैसे टॉप 2012 में शंघाई
के जो एक चाइना जो है मतलब शंघाई तो चाइना के हैं, तो वहाँ के एक स्कूल जो है वो इसमें बहुत ही टॉप किए। उसके बाद सिंगापुर का नाम आया, मतलब शंघाई और सिंगापुर आया फिर। तो 2015 में पर सिंगापुर क्रॉस कर गया शंघाई को, और सिंगापुर फर्स्ट हो गया और जापान सेकेंड, और इस्टोनिया एक यूरोपियन कंट्री है वो थर्ड आया। तो देखिए एशियन कंट्रीज काफी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 2021 में इंडिया भी इस अच्छे रैंकिंग में कहीं ना कहीं जरूर अपना एक होल्ड करेंगे, ठीक है। और पीसा जो है ना, ये एक ओनली इंटरनेशनल एजुकेशन सर्वे है जो कि मेजर करता है नॉलेज एंड स्किल्स जो कि 15 साल के बच्चे के लिए हो, ठीक है। ओनली इंटरनेशनल एजुकेशन सर्वे, ध्यान दीजिएगा, इसलिए कीवर्ड है इस जगह का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है चाइना प्रोपोजेस टू ट्रीट अल्जाइमर्स विथ न्यू ड्रग, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पे नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तो चाइना प्रपोजेस है, तो अल्जाइमर का नया ड्रग से रिलेटेड उन्होंने प्रपोज किया। तो क्या है ये अल्जाइमर? अल्जाइमर से रिलेटेड मैंने आपको पहले ही बताया। मतलब क्या होता है कि इंसान धीरे धीरे भूलने लगता है, गजनी टाइप का होने लगता है, और ये पहले थोड़ा कुछ भूलते हैं, उसके बाद बढ़ते 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 एक टाइम में ऐसा हो जाता है कि पूरा ही मतलब याददाश्त ही नहीं रहता है। आपने शायद URI जो उड़ी मूवी है वो देखा होगा, तो उसमें जो विक्की कौशल की माँ जो है उनको यही बीमारी हुआ था कि वो धीरे धीरे भूलने लगते। तो जब विक्की कौशल वापस घर आए थे तो उनको उनकी माँ पहचान नहीं पा रही थी, है ना। तो उसी तरह का ये अल्जाइमर उसी बीमारी को कहा जाता है। तो इस बीमारी से रिलेटेड ना ठीक ठाक सोल्यूशन किसी के पास नहीं था। तो अभी रिसेंटली चाइना ने क्या किया, GV971 और ओलिगोमनेट ये बोल के एक मेडिसिन का मतलब एक ड्रग का खोज किया है जो ओरली दिया जाता है। तो इसलिए इसके बारे में अभी बहुत न्यूज में बन गया, क्योंकि अल्जाइमर काफी डेंजरस बीमारी हो रहा था जो धीरे धीरे किस तरह से मतलब परेशान करके रखा था पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। तो ये क्या अल्जाइमर है क्या, जैसे मैंने बताया, ये मोस्टली जो अफेक्ट करता है ये 65 ईयर्स जो भी हो जाता है ना, उन लोगों को ये स्टार्ट करता है अफेक्ट करना, कि प्रोग्रेसिवली क्या ब्रेन का डिसऑर्डर एक तरह से, ठीक है। उसके बाद ये करता क्या है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है ब्रेन सेल्स को, नर्व्स को, और डिस्टर्ब कर देता है जो भी मैसेज कैरिंग न्यूरो ट्रांसमीटर है ना, कि आपको मैसेज कैरी करता है, ब्रेन तक जाता है कि हाँ पहचानने में। अगर आंख आपका आप सामने किसी को देख रहे हैं तो आपको पहचानना चाहिए ना कि हाँ इस इंसान को, तो आंख जो जाएगा ना ब्रेन में मैसेज सिग्नल देगा कि आपको ये इंसान को मैंने अपने पिछले साल देखा था या पिछले दिन देखा था। तो वो जो ट्रांसमीटर है ना वो चीज वो ठीक से काम नहीं करता रहता है। तो इसलिए ये आप धीरे धीरे भूलने मतलब कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि आपका सिग्नल जो क्रॉस करेगा, जो ट्रैवल कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करता है ना मैसेज सिग्नल, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। और इसका जो ट्रीटमेंट, जैसा मैंने बोला कि अभी इसका कोई एग्जैक्ट मतलब प्रॉपर क्योर नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट कॉजेस है ना वही अभी तक ठीक से किसी को पता नहीं चला है। तो कैसे करके इसके लिए सोल्यूशन लेके आया जाए, ठीक है। तो पर लेकिन इसको बचने के लिए क्या करते हैं, स्लो थोड़ा, ये जो भूलने की जो शक्ति है ये थोड़ा थोड़ा स्लोली हो, उतना एकदम ड्रास्टिकली आपको अचानक ना एक तरह से भूल जाए सब कुछ। तो उसके लिए क्या, स्लो थोड़ा हो, तो इसके लिए ये एक मतलब इस डिजीज से रिलेटेड हम कुछ मेडिसिन देते हैं ताकि इसका जो स्पीड है ना भूलने का वो थोड़ा स्लो कर दे, धीरे 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 वो भूले, पर भूलना तो है ही, बट वो स्लो कर दे रेट को, ठीक है। और जो अल्जाइमर है इसको ये इन्वॉल्व करता है दो प्रोटीन को, जो कि बीटा एमिलॉइड्स और टाउ। तो ये जो दो प्रोटीन है इनसे रिलेटेड ये बोल रहा है कि जब इससे रिलेटेड कुछ मतलब इसका जो ये दोनों प्रोटीन का जब ऊंच नीच होता है ना, तब जाके ये अल्जाइमर जैसा रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों प्रोटीन में से किसी का भी लेवल अगर एबनॉर्मल लेवल से मतलब कुछ ज्यादा इधर उधर हुआ ब्रेन में, तब जाके क्या होता है, एक प्लैक टाइप का बन जाता है, प्लैक टाइप का बन जाता है, जो कि क्या कर लेता है, न्यूरॉन्स को मतलब एक जगह डिपॉजिट कर देता है, और उसके बाद डैमेज करने लगता है, और जो भी नर्व सेल्स है ना उसको डिसरप्ट करने लगता है। इसीलिए धीरे धीरे कैसे होता है अल्जाइमर, मतलब ये जो प्रॉब्लम है ये हो जाता है। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ये बेटा एमिलॉइड्स और टाउ, ये दो जो प्रोटीन है इसी का ही जब लेवल अप डाउन होता है, तो इसीलिए इसलिए कहते हैं ना, कभी कोई चीज को आप ज्यादा भी मत लीजिए, कभी कोई चीज को कम भी मत लीजिए, एक मीडियम लेवल में चलते रहिए, हमेशा खुशी और सही रहेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है राजस्थान फ्री मेडिसिन स्कीम रैंक फर्स्ट, ठीक है। तो ये राजस्थान का जो फ्री मेडिसिन स्कीम है ना उसे रैंक फर्स्ट दिया गया। तो इस ये यहाँ पे मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री लिख दिया क्योंकि ये कॉमन चीज है, पर ये हेल्थ मिनिस्ट्री यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ लिख दिया आपको लग रहा कि बट ये स्टेट इन न्यूज में हम पॉइंट करेंगे क्योंकि ये राजस्थान का फ्री मेडिसिन है। तो इसीलिए आपको थोड़ा यहाँ ध्यान देना होगा कि आप किस जगह में लिखेंगे, तो जहाँ से आप ज्यादा अच्छे से एग्जाम के टाइम में रिलेट कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि राजस्थान ने अपना ये जो फ्री मेडिसिन स्कीम है ना अपना एक बहुत ही अच्छा से लॉन्च किया था, कब, 2011-12 में ही, ठीक है, उस वक्त का बात है। और फिर क्या हुआ, वन सेकेंड सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक, मतलब इतना पुराना स्कीम है फिर भी
अभी तक इनको ये नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा फर्स्ट रैंक दिया जा रहा है इस फील्ड में। तो ये बहुत ही अच्छा बात है, यानी बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं वो, राजस्थान में देखा गया कि लगभग 95% ऑनलाइन फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ के काउंटर के द्वारा पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में किया जा रहा है। और लगभग 85% ऑफ द ड्रग्स जो भी हैं और वैक्सीन, वो सब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, मैनेजमेंट किया जा रहा है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। तो इसलिए इतना अच्छा रिकॉर्ड, मतलब 90% के अराउंड में आप देख रहे हैं सारा चीज जो मतलब रिजल्ट होके निकल के आ रहा है। तो इसीलिए ये फर्स्ट रैंक दिया जा रहा है, जबकि इतना पुराना ये स्कीम है। ठीक है, स्कीम को जैसे मैंने बोला कि 2011 में लाया गया था, किसके नाम से, राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। निशुल्क दवा योजना मतलब फ्री मेडिसिन स्कीम। ठीक है, तो वो लाया गया था 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2011 से। ठीक है, इस स्कीम का 2 कंपोनेंट था। उनको एक फ्री मेडिसिन देना था और फ्री टेस्ट भी कराना था। मतलब टेस्टिंग जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड मेन जो बेसिक चीज होता है अक्सर, वो एक मेडिसिन फ्री में मिलना और टेस्ट फ्री में मिलना। तो और क्या चाहिए, ये तो दो चीज जिसमें ज्यादा खर्चा होती है। ठीक है, इसके अलावा ये भी बोल रहा है कि राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, मतलब फ्री मेडिसिन और फ्री टेस्ट बनाने के लिए, ये जो मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन है ना, RMSCL जो राजस्थान का, उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे, ताकि मतलब गवर्नमेंट उनको अपने तरफ अपने अंदर कंट्रोल कर लिए है, ताकि ये जो फ्री सेवा है ना वो अच्छे से हो सके। ठीक है, उसके अलावा ये जो स्कीम्स है, इसको रैंक जो दिया गया है, ये मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इनके द्वारा उन्हें हर स्टेट में एक्चुअली ये बोला गया है कि इस तरह का चीज आप लेके आए। बट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट्स वाज असेस्ड बाय नेशनल हेल्थ मिशन। ये नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा ही ये परफॉर्मेंस पूरे स्टेट्स का देखा गया। तो उसमें ये राजस्थान को ये रैंक अच्छा दिए। ठीक है, और ये 10 पैरामीटर को ये इंक्लूड करते हैं रैंकिंग देने के लिए। तो जैसे स्टॉक ऑफ ड्रग्स, वैल्यू ऑफ ड्रग्स अबाउट टू एक्सपायर, उसके बाद इफेक्टिव कॉम्प्लायंस विद ड्रग्स, उसके अलावा वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम DVDMS। तो इस तरह का कुछ कुछ चीज मिला के टोटल 10 पैरामीटर में ये नेशनल हेल्थ मिशन क्या करते हैं, देखते हैं, टैली करते हैं, उसके बाद रेस्पेक्टिव स्टेट्स को उस हिसाब से रैंक देते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सांस, तो सांस से रिलेटेड क्या, निमोनिया जानते हैं क्या है, ये जो अभी कोविड-19 सिचुएशन चल रही है, इसको जो फर्स्ट फेज है वो निमोनिया का ही रूप है। ये बाद में धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि निमोनिया को तो ठीक करा जा सकता है, बट कोविड जो है ये सिचुएशन, इस वायरस को जैसे ही ये निमोनिया का दवा आप देते हैं, तो वो उस वक्त ठीक होता है, बाद में वो वायरस क्या करता है, दूसरे रूप में चेंज लेता है। फिर उसका आप मतलब एक तरह से आप उसका क्या प्रजाति है वो आपको पता नहीं लगा पा रहे हैं, ये जो कोविड का प्रजाति। बट निमोनिया का हमें पता था, इसलिए हम इसका सोल्यूशन तो कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड ये न्यूज में क्यों बना, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने हाल ही में गुजरात में एक कैंपेन को लॉन्च किया जिसका नाम है सांस, जो कि सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ठीक है, तो हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री जो सेंट्रल के हैं, उन्होंने ये क्या किया, वहां जाके गुजरात में ये लॉन्च किया है। ये क्यों किया, ताकि रिड्यूस कर सके चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो कि निमोनिया की वजह से मर रहे हैं, मतलब बच्चे जो 5 साल के कम के हो ना, वो जो मर रहे हैं, तो उसमें क्या निमोनिया की वजह से उसको कम किया जा सके। और लगभग 50% जो है ना, इसके वजह से क्या हो रहा है, डेथ ऑफ द चिल्ड्रन जो भी हो रहा है वो 5 साल के अंदर वाले, वो एनुअली हो रहा है, लगभग 15%, सॉरी। तो 15% बच्चे अगर मर रहे तो काफी बड़ा बात है। ठीक है, उसके अलावा ये जो है, इनका एक और भी काम है, ताकि ये जो भी हेल्थ पर्सनल को वो ट्रेन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो भी अदर स्टेक होल्डर्स हो ना, उनको अच्छे प्रायोरिटाइज ट्रीटमेंट का, मतलब किस तरह से डिजीज को कंट्रोल करने के लिए होगा, वो सब सारा चीज वो लोग करेंगे। तो ये जो स्कीम निकाला गया है सांस, इसके तहत ये सारा चीज गुजरात में करने का रहेगा, क्योंकि उस जगह में ना, पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा निमोनिया से रिलेटेड बच्चे मर रहे थे। तो इसलिए हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा वहां पे ये इनिशिएटिव शुरू किया गया। ठीक है, फिर इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो इसका इंपॉर्टेंट की फीचर है, कि जो भी बच्चे जो सफर करते हैं निमोनिया से रिलेटेड, उनको मतलब फ्री रेफरल डोज ऑफ एंटीबायोटिक क्या है, एमोक्सिसिलिन। जानते हैं आप, मेरे मेरे हिसाब से आप लोग बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो एमोक्सिसिलिन से रिलेटेड रूबरू होंगे, क्योंकि एमोक्सिसिलिन का भी ये कोविड-19 से रिलेटेड बहुत खास रोल पाया गया। कि एमोक्सिसिलिन भी क्या कर रहा है, अगर अच्छे डोज में दे रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है, एटलीस्ट आपको वेंटिलेटर तक जाने का नौबत नहीं पड़ेगा। अगर आप कोविड पेशेंट को एमोक्सिसिलिन और इसके साथ एक और मेडिसिन है, मैं नाम भूल रहा हूँ, इनको अगर साथ देते हैं तो वेंटिलेटर तक जाने का नौबत नहीं पड़ेगा। बट धीरे धीरे वो अपने मतलब जो भी इशू है निमोनिया या कोविड के जो सिम्टम्स है, उनको जस्ट कंट्रोल करके रख पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या, आशा वर्कर जो भी होता है ना, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज,
तो उनको ये इस तरह का ये चीज दिया जाएगा ताकि वो जो भी चाइल्ड सफर है उनको प्री रेफरल डोज अच्छी तरीके से वो दिया जा सके। तो एमोक्सिसिलिन का वो अगर आशा वर्कर्स टाइमली अगर यदि प्रोवाइड करेंगे तो बचाया जा सकेगा ये न्यूमोनिया से रिलेटेड, है ना। उसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर जो है ना, जो कि आपको जो पल्स के द्वारा आपको पता कर लेगा कि ऑक्सीजन का लेवल क्या है आपके बॉडी में। तो ये अगर यदि पता होगा तो क्या होगा, निमोनिया से रिलेटेड जैसे अभी यहाँ पर भी आप देखोगे कि जब वेंटिलेटर या कुछ लगाते हैं तो उससे पहले आपका पल्स भी देखते हैं ताकि ये पता चले आपका बॉडी में कितना ज्यादा ऑक्सीजन लेवल चल रहा है। क्यों, निमोनिया ये लंग्स के ऊपर डायरेक्टली होते हैं ना, तो कितना अच्छे से अगर आपको ऑक्सीजन का इनहेल और एक्सेल हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए, तब जाके ना उसके बेसिस पे मेडिसिन दिया जाएगा। तो पल्स ऑक्सीमीटर का भी यूज हेल्थ और वेलनेस सेंटर में अच्छे से किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो मास अवेयरनेस कैंपेन भी जो लॉन्च हुआ है, इसको क्या होगा, इफेक्टिव सॉल्यूशंस फॉर निमोनिया प्रिवेंशन देखा जाएगा। वो कब, जब ब्रेस्ट फीडिंग और एज अप्रोप्रिएट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और इम्यूनाइजेशन ये सब अगर अच्छे से चलेगा तो इस तरह का जो मतलब इस स्कीम के तहत ही मास अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जा रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग और मतलब माँ के दूध को और एज के हिसाब से आप खाने को मतलब जिस तरफ से प्रोटीन से लेके सारा चीज एज के हिसाब से आप देते रहे तो क्या होगा, ये अच्छे से हम निमोनिया जैसे अभी बीमारी से दूर रह पाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR, यहाँ पे आपको बताना है किस में लिखना चाहिए हमें, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। चलिए स्टेटमेंट पूरा ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये किस में लिखना बेहतर होगा और हम क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो न्यूज में इसलिए ये था क्योंकि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने जो हाल ही में रिलीज हुआ है वो किसके द्वारा रिलीज किया गया, टाटा ट्रस्ट, जो कि टाटा ट्रस्ट के द्वारा रिलीज किया गया, किसके साथ कोलैबोरेट करके, तो सेंटर फॉर सोशल जस्टिस कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, दक्ष, TISS प्रयास एंड विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी। देखिए ये सारे बॉडी इन्वॉल्व है ना, तो आप अगर अब यहाँ पे हेल्थ मिनिस्ट्री तो लिख नहीं सकते ना, तो आपको याद रखना है इन सारे बॉडी के बारे में, तो आप इसे किसमें, इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे ताकि ये भी सारे टाटा ट्रस्ट लेके ये सारे जो भी बॉडीज है ये इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि याद रखना होगा तभी आप इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में मतलब अच्छे से याद रख सकेंगे कि हाँ ये जस्टिस रिपोर्ट वो इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में था, ठीक है। इसीलिए ये इस रिपोर्ट को जो लाया गया, तो इस रिपोर्ट में क्या बोला गया, ये इंडिया का फर्स्ट एवर रैंकिंग है जो कि स्टेट्स का जस्टिस डिलीवरी को दिया जा रहा है कि कौन सा स्टेट कितना अच्छा जस्टिस दिया है, उसके ऊपर ये रैंक रिपोर्ट निकला है, ठीक है। तो इसमें परफॉर्मेंस जो बहुत सारे स्टेट्स का देखा गया जिसमें महाराष्ट्र जो कि बहुत ही अच्छा आया, फर्स्ट हुआ इसमें, उसके बाद केरल जो है वो सेकंड है और तमिलनाडु है जो कि थर्ड है, यानी वेस्टर्न और सदर्न जो भी स्टेट्स हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए हैं, ठीक है। इसमें जो की इश्यूज जो कि हाईलाइट किया गया है इस रिपोर्ट में, बोला जा रहा है कि वैकेंसी जो है ना पूरे मतलब इसमें ये चीज का पाया गया है कि जितने भी पिलर्स है ना, पुलिस का, प्रिजन्स का और जुडिशरी का, इन सबका स्टाफ का वैकेंसी बहुत ज्यादा मात्रा में पूरा ऑल ओवर द कंट्री में पाया गया है, ठीक है। इसमें ये भी देखा गया कि एज अ होल लगभग 18,200 जज हैं विथ अबाउट 23% ऑफ द सैंक्शन पोस्ट वैकेंट, मतलब इतना जजेस हैं बट फिर भी 23% जो सीट है ना जो सैंक्शन किया गया पर अभी भी फिर वो वैकेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रिजन है ना, प्रिजन यानी जेल, वहां पर भी क्या हो देखा गया है कि लगभग 114% एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है उसमें, ठीक है। तो 100 मतलब 114%, मतलब 100% तो हो गया जितना अगर 100 जन का है तो 14%, उसमें 114% उसको डबल करिए आप, उतना एक्स्ट्रा वहां पे कैदी लोग वहां पे भरे पड़े हुए हैं, मतलब एक छोटा सा जेल अगर मतलब छोटे का जितना साइज है जेल का उससे डबल इतने लोग वहां चले जाते हैं कि इसीलिए वहां का हाइजीन से लेके एक एक चीज का हालत ऐसा बुरा रहता है कि आप मतलब बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट में ऐसा लाया गया कि जेल का हालत को सुधारना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा हाई वैक्सीन इन द मतलब हाई वैकेंसीज इन द जस्टिस सिस्टम जो है ना, ये और भी ज्यादा बहुत ही मतलब जस्टिस इन डिलेड का एक तरह से सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ 2 स्टेट तो ऐसा है जहां पे 80% रिजर्व मतलब SC ST ऑब्जर्वेशन है वहां पे रिक्वायर्ड है टू बी फॉलोड एंड दैट देयर आर हाई वैकेंसी इन प्रिजन स्टाफ, मतलब इस तरह का हालत है पूरा, सिर्फ दो, ओनली 2 स्टेट्स हैव मेड द 80%, मतलब 2 ही स्टेट्स हैं जहां पे SC ST और OBC रिजर्वेशन अच्छे से वो फुलफिल किया गया है, ठीक है। अगला टॉपिक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफिस अंडर, अच्छा हाँ वो जो चीज वो था तो हम लोग क्या वो देखिए जब इस तरह का चीफ जस्टिस मतलब क्या हाई कोर्ट से रिलेटेड है तो हम वो उसी से रिलेटेड जिसके द्वारा निकाला गया है हम उस बॉडी का मैंने इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे। यहाँ पे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी स्पेशली लिख दिया बट यहाँ पे हम कुछ और जगह में भी डाल सकते हैं, चलिए पढ़ते हैं उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है ना CJI ऑफिस, उसको भी क्या RTI एक्ट के अंदर में लेके आना चाहिए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में मैंने यहाँ पे फिलहाल दिया है।
बट पढ़ने के बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि किसमें और भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये इससे पहले जो जजमेंट लिया गया था उस पे वापस से मतलब उन्होंने अपना कायम रहा। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस जो है ना वो एक पब्लिक अथॉरिटी है जो कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ लॉ को फॉलो करता है, तो इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है उसके तहत में आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए इनके द्वारा एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया जो कि उस वक्त के चीफ जस्टिस जो थे रंजन गोगोई जी, उनके द्वारा टोटल फाइव जो जज है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मतलब मिनिमम 5 बेंच होना चाहिए, इन्हें 5 जज होना चाहिए, ठीक है। चीफ जस्टिस को लगा के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में लगभग मतलब टोटल 5 होना चाहिए मिनिमम। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ चेंजेस का बात आ रहा था, तो इसीलिए वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है, ठीक है। और इससे पहले क्या हुआ था कि दिल्ली हाईकोर्ट जजमेंट में जो आया था उसमें जो वहां के जो है उन्होंने कहा था कि अंडर द परव्यू ऑफ आरटीआई है ना, वो चीफ जस्टिस का ये ऑफिस है वो आना चाहिए, ऐसा बोला गया था दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। तो फिर से वो क्या हुआ, एक प्ली फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जो सेक्रेटरी जनरल है ना, वो दिल्ली हाईकोर्ट के जो केस मतलब जो चैलेंज उनको जो वर्डिक आया था वहां के जज के द्वारा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस भी होना चाहिए आरटीआई के अंदर में, तो उसी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस फाइल किया था। कौन थे, तो सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल। तो पर लेकिन जब रंजन गोगोई अपने साथ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लेते हुए उन्होंने बोला हाँ ये सही है, सुप्रीम कोर्ट के जो ऑफिस है उनको सीजीआई के जो ऑफिस है वो भी आरटीआई के अंदर आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये भी बोला गया कि हाँ प्राइवेसी मतलब ये होना तो चाहिए कि आपको आरटीआई के अंदर लाया जाएगा, बट राइट टू प्राइवेसी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि बैलेंस किया जाएगा ट्रांसपेरेंसी के साथ, मतलब ट्रांसपेरेंसी भी हम रखेंगे और राइट टू प्राइवेसी का भी हम ख्याल रखेंगे। तो इसी के हिसाब से करना होगा क्योंकि ये एक जुडिशियल बॉडी है जिसमें प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी दोनों ही को हमें इक्वली अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस है ना उसको भी एक तरह से अपने दिमाग में रखते हुए अपना सारा चीज को ट्रांसपेरेंसी। अब क्या होगा, सब चीज अगर यदि सामने आ जा रहा है तो बहुत सारा जुडिशियल इंडिपेंडेंसी पे भी सवाल उठाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज को ध्यान देते हुए ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी का मेन फोकस करते हुए सुप्रीम कोर्ट के रंजन गोगोई जी ने ये अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के साथ ये जजमेंट दिया कि हाँ आरटीआई के अंदर आना चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक है काला पानी टेरिटरी। इसे हम इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में फिलहाल लिखे हैं, पर देखते हैं आगे किसमें और क्या लिख सकते हैं। तो बोला जा रहा है ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि नेपाल गवर्नमेंट ने हाल ही में जो हमारे जो हमने जो अभी अपना रिसेंटली जब से ये आर्टिकल 370 हटाने के बाद हमने अपना जो नया एक मैप तैयार किया अपना जो भी, ठीक है, इंडिया का मैप, एक पॉलिटिकल मैप जो एरिया है जो अपना बैकग्राउंड मतलब अपना पूरा एरिया को कवर करते हुए जो किया, उसमें क्या हुआ, एक एरिया है जो उत्तराखंड और नेपाल के जो जुड़ता है, उस एरिया में कालापेनी एरिया बोल के जगह है। वो एरिया ना हम लोग थोड़ा मतलब वहां पे ऑलरेडी हमारे आईटीबीपी के जवान ऑलरेडी पोस्टेड थे, तो उस एरिया को जो हमने लिया ना तो इसलिए नेपाल वहां से आगे बोले कि वो डिस्प्यूटेड, वो कोई सेटलमेंट हमारे बीच नहीं हुआ था। तो ये काला पानी जो है वो इंडियन टेरिटरी में कैसे आ गया, आपने ऐसे मैप कैसे बना दिया, ठीक है। तो इसीलिए इसके ऊपर एक न्यूज में काफी बन गया काला पानी टेरिटरी, ठीक है। तो हम जानेंगे आखिर इशू ये किस बात के लिए उठा। तो हमने क्या किया, ये जो मैप है ना कालापनी एरिया, इसको हमने पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो उत्तराखंड है ना उसके अंदर हमने कवर कर लिया। मैं आपको अभी थोड़ा आगे जाके मैप में भी अच्छे से दिखाऊंगा, पहले आपको समझा दूं। तो पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है ना उत्तराखंड में, हमने क्या किया, ये उत्तराखंड था तो हमने ये पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये उत्तराखंड का पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट था, तो हमने इसको अपने अंदर कालापानी एरिया ना उसको हम ऐसे करके मैप बना लिए। तो इसलिए वो अभी अपना नेपाल भी है जो अपने सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें इस तरह का क्यों किया गया, आपने ऐसा क्यों किया, ये तो ऐसा सही बात नहीं है, ये हमारे एरिया है, आप कैसे ये अभी हक जता पा रहे हैं, ये तो अभी तक अनरिजॉल्व एरिया है जैसा यहाँ पे बोला जा रहा है उनके द्वारा, ठीक है। वहाँ के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है ना नेपाल के, उन्होंने ये ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया। तो अब जानते हैं लोकेशन के बारे में। तो ये जो लोकेशन है कालापानी, ये 3600 मीटर हाइट जो पहाड़ है उसमें है, कैलाश मानसरोवर रूट में पड़ता है ये, ठीक है। उसके अलावा ये बॉर्डर करता है उत्तराखंड जो कि इंडिया में है और सुदूर पश्चिम प्रदेश जो कि नेपाल में है, इन दोनों एरिया को ये कब बीच में आता है, ठीक है। और जब से ये इंडिया चाइना वार हुआ था 1962 में, तभी से ये कालापानी जो है ना क्या हुआ, इंडो तिब्बतन जो बॉर्डर पुलिस है ना आईटीबीपी के, वो ही वहां पे अपना कंट्रोल कर रहे हैं उस एरिया को, इस कालापानी एरिया को। तो अब नेपाल क्यों बीच में ऐसे करके इशू उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए जो उठा रहे हैं, तो इसको हमारे ध्यान देते हुए हमने ये इस तरह का अपना आश्वासन हमने अपना, उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया तो हमने भी ये स्टेटमेंट दिया कि हम
ये अभी ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि तो हम अपना आपस में डिस्कस करके जो भी हमने मैप लिया है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप मतलब उस वक्त क्या हुआ था कि चाइना और पाकिस्तान जिस तरह से पूरे वर्ल्ड लेवल पे अपना ये आर्टिकल 370 से रिलेटेड इशू उठाए जा रहे थे, तो उन्होंने बस ये बोला कि नेपाल आप किसी और के बात में सुन के ना अपने आप को अभी इस तरह का चीज लेके आए, हम कुछ ना कुछ बैठ के बात करके सुधारेंगे, मतलब डिस्कस करके इसे सॉल्व कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हमारे तरफ से ये वहाँ बोला गया, ठीक है। ये एक्चुअली हुआ क्या था, ये डिस्प्यूट से रिलेटेड जब ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ था, आप सुने होंगे शायद, हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे कि नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इनके बीच 1816 में हुआ था ट्रीटी ऑफ सुगौली। वो कहाँ पे, काली रिवर है वहाँ पे, उसी के बीच में पड़ता है ये एरिया, ठीक है। तो इसीलिए ये काला पानी रिवर भी उस टेरिटरी भी बोला जा रहा है वहाँ पे। तो उस वक्त जब हुआ था तो वो जो मैप बनाए थे ना ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो सगौली साइन हो गया तब ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया था ना, तो उसमें कुछ मैप बनाए थे ब्रिटिशर्स लोग ने। तो उन्होंने, जो ब्रिटिश सर्वेयर्स ने मैप बनाया था, उन्होंने कहा कि ये जो काला पानी नदी है ना, ये काला पानी नदी ही है बॉर्डर इंडिया और नेपाल का, ठीक है। उत्तराखंड एरिया का जो बॉर्डर है वो काला पानी रिवर है। तो इसीलिए ये इश्यू बन गया। चलिए मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये है उत्तराखंड एरिया, ठीक है। ये यहाँ से ये जो इतना सा जो एरिया है ना, यही एक इशू का पार्ट है। तो बोल रहा है कि ये जो काला पानी एरिया है, कहाँ से रुके, मैं आपको ये कलर चेंज करके दिखाता हूँ। तो ये जो यहाँ पे बोल रहा है कि ये काली नदी है, ठीक है। एक ये नदी हो गया, देख पा रहे हैं, इसका कुछ कुछ ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये इसका कुछ कुछ ट्रिब्यूटरी है। तो इंडिया का मानना है कि वहां पे लिखा हुआ है ब्रिटिशर्स के द्वारा कि काली नदी ही बॉर्डर है कि इंडिया और नेपाल का। तो काली नदी तो ये भी है ना, तो इसीलिए ये इधर का एरिया तो वो इंडिया अपने अंदर ले रहे हैं और इधर का वो नेपाल का है। बट नेपाल का बोलना है कि नहीं, ये है काली नदी, और यानी ये तो ट्रिब्यूटरी है काली नदी का। तो उनका बोलना है कि ये नदी है, इसके तरफ का मेरा है, इसके तरफ का आप लोग का है। तो इसीलिए ये बात उठ रहा है कि नहीं, ऐसा कहाँ जा रहा है, ये तो काली नदी ये है, इसका लेफ्ट साइड वाला हम लोग तो जो बोला गया था उस सुगौली जो ट्रीटी के तहत, तो उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं, हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए ये एक डिस्प्यूटेड एरिया बन गया, ठीक है। तो 1962 में भी क्या हुआ था कि जब चाइना यहाँ अटैक कर रहे थे ना, तो उस वक्त हमारे इंडियन फोर्स के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था नेपाल के कि आप अपने ट्रूप्स को पीछे करिए, हमें यहाँ कुछ दिन रहने दीजिए, ताकि यहाँ से हम चाइना के जो भी है, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया, छोटा सा एक यहाँ पे एक एरिया खाली है जहाँ से आ सकते हैं अंदर, तो वहाँ पे वो लोग फोर्स बैठा दिए, ठीक है। तो उसके बाद से क्या हुआ, वहाँ इंडियन जो आईटीबीपी है वो वहीं पर हमेशा रहने लगे और वहीं पर सारा कंट्रोल करने लगे, ताकि चाइनीज वहाँ पे अंदर ना आ सके वहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद अभी तक वहीं पर थे। तो अब ये डिस्प्यूटेड एरिया बन गया, जब से इस तरह का मैप हमने स्टार्ट मैंने जो ओपनली निकाला, तो ये डिस्प्यूटेड बन गया, उनके नजर में ये आ गया कि हाँ, ये इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आपको मैं अगर जूम आउट करके दिखाना, तो ये हो गया वो एरिया, ठीक है। ये हो गया उत्तराखंड, ये हो गया नेपाल, और ये छोटा सा जो एरिया है यही है वो, ऊपर तो हो गया नेपाल, ऊपर तो हो गया चाइना, और इधर ऐसा बात है, ठीक है। आसपास का एरिया देख पा रहे हैं, ये हो गया पित्तौरगढ़, तो ये पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट बताया जा रहा है। नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, गंगोत्री हो गया इस साइड में, ठीक है। तो उसके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसके अलावा पिल्फिक टाइगर रिजर्व है। तो ये सब चीज भी आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहिए आसपास के, और ताकि जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा आप रिलेट करके रख सकेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक है, इसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले में यहाँ पे लिखे हैं, और या इंटरनेशनल रिलेशन वाले में भी लिख सकते हैं। आप लोग भी सोचिए कि ऐसा क्यों नहीं लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, आप लोग भी अपने अंदर क्वेश्चन करिए, ताकि और ज्यादा आप अपने आप को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट एवर बिम्स्टेक पोर्ट है ना, कॉन्क्लेव, ये कहाँ पे हुआ, बिम्स्टेक पोर्ट कॉन्क्लेव जो हुआ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। वहां पे जो हुआ, ये किस लिए हुआ, ताकि हम लोग एक्सप्लोर कर सके पॉसिबल जो भी इंक्रीजिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड और कोस्टल शिपिंग से रिलेटेड हम अच्छे से वहां पे और बढ़ा सके, ठीक है। इसलिए फर्स्ट एवर हुआ, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये तो बिम्स्टेक है क्या, तो बिम्स्टेक का ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1997 में बनाया गया था। उस वक्त जब बनाया गया था, तभी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, सिर्फ 4 कंट्री थे इसके पार्ट, ठीक है। बट अब जाके इसका कितने सारे हो गए, इसमें 3 और जुड़ गए हैं, म्यांमार, नेपाल और भूटान, ठीक है। इसमें पाकिस्तान नहीं है, इसमें अफगानिस्तान नहीं है, इस साइड की नहीं है। मतलब क्या, ये जो आपको बे ऑफ बंगाल साइड है ना, ये उसी एरिया का पार्ट है, ना कि आपको दूसरे जगह का होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जिनको फायदा होगा बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड, वो कंट्रीज ही इसका मेंबर्स हैं, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है, आपको बहुत ही ज्यादा मतलब इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है कि आप ज्यादा कुछ वास्ट है इस तरह का। बे बिम्स्टेक का ना, स्पेशली आप देखा जाए तो इसमें एक्चुअली और ये बढ़ जाता है कि आप जानते हैं बे ऑफ बंगाल क्या है, सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बे है, ठीक है। यहाँ पे इतना ज्यादा मतलब इस तरह का चीज होता है, जैसे आप यहाँ पे दिखा दूं कि 5 कंट्रीज जो कि साउथ एशिया से हैं और 2 है आसियान से,
इसलिए और ज्यादा ये बिम्स्टेक का इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक तो बे ऑफ बंगाल सबसे बड़ा बे है बे के तौर पे, क्योंकि बे किसको बोला जाता है, बे का डेफिनेशन क्या है, जो एक तरह से पूरा एरिया को कवर कर रहा है, समुद्र का एरिया चारों तरफ, बट लेकिन ये थोड़ा पार्ट अंदर चला जाता है, कोस्टल के मतलब बीच में चला जाता है, इस तरह का चीज तब बनता है। जैसे अगर यहाँ कोई कोस्टल एरिया है और यहाँ पे बीच में इस तरह का बन जाता है तो ये बे हो जाता है। जब काफी बड़ा हो जाएगा तो बे हो जाएगा, नहीं तो एस्चुरीज भी थोड़ा थोड़ा साइड साइड से अगर यदि कट जाता है। तो ये सब सारे ज्योग्राफिकल टर्म है, अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा वरना खामा का लेक्चर बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, साउथ एशिया और आसियन कंट्रीज का बीच में एक तरह से ब्रिज का काम भी करता है ये बिम्स्टेक। ऊपर से इसमें पाकिस्तान नहीं है तो इंडिया भी आसानी से इसके सारे मीटिंग्स को बहुत अच्छे से निभाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो बे ऑफ बंगाल का ये मतलब जैसे कि लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, ये भी देखा है कि 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इस मतलब ये जो कंट्री है ना, ये बिम्स्टेक इसमें पाए जाते हैं, ये सारे कंट्रीज में जो भी इसके मेंबर है। उसके अलावा 1/4 ऑफ द जो वर्ल्ड ट्रेड है ना, जो कि गुड्स जो करते हैं, वो बे ऑफ बंगाल में ही हर साल किया जाता है। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इस बे ऑफ बंगाल का, कि इतने सारे चीज यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स बिल। तो रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स बिल से रिलेटेड 2019 का ये, तो ये है क्या ये एक्चुअली, तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट के द्वारा ये अप्रूव कर दिया गया है, इसके द्वारा कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया है, पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस बिल को अप्रूव कर दिया गया है, अब ये धीरे धीरे दोनों हाउस से पास होगा, उसके बाद ही ये एक्ट बन सकता है। तो ये है क्या, तो ये हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ एंड एनवायरमेंटल रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स 2009, मतलब 2009 में एक हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन के द्वारा रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स से रिलेटेड, कैसे हम पोल्यूशन नहीं करें, एनवायरमेंट फ्रेंडली हम लोग रिसाइकलिंग कर सके, उससे रिलेटेड ये उनके द्वारा लाया गया था। बट अभी तक ये पास नहीं हुआ है, क्योंकि ये रेटिफिकेशन जो 15 कंट्री को करना होता है वो अभी तक किया नहीं गया है। इंडिया जो किया है ना, अगर कर लेगा ये साइन, तब ये 14वां कंट्री बनेंगे हम। ठीक है, तो 15 कंट्री का जब होगा तब ये पूरे मतलब एरिया में ये पास हो जाएगा। ठीक है, सबके लिए। तो बोल रहा है क्या, इस बिल का की फीचर जो अगर यदि हम बोले तो ये क्या, ये रेस्ट्रिक्ट करेगा और प्रोहिबिट करेगा क्या चीज का, तो इंस्टॉलेशन ऑफ हैजार्डस मटेरियल जो कि शिप में हो अगर है, तो आपको आप शिप में मतलब हैजार्डस मटेरियल या इस तरह का कुछ नहीं, आप प्रोहिबिट मतलब आपको ला नहीं सकते, उसे बना नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि जब आप इसका रिसाइकल करते हैं ना, तो क्या होगा, ये अफेक्ट करेगा जो भी वहाँ के वर्कर्स है ना, उसको ये अफेक्ट करेगा। और जो रिसाइकलिंग करने वाले जो फैक्ट्री होते हैं ना, उसमें बहुत ही ह्यूज लेबर का जरूरत पड़ता है। और अगर यदि वहाँ पे अगर मतलब अफेक्ट किया, तो बहुत ज्यादा मतलब ह्यूमंस का वहाँ पे नुकसान होगा। जैसे कि आप सुने भी होंगे कि गुजरात में एक भावनगर बोल के जगह है, वहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ा ये मतलब आपको शिप से रिलेटेड मतलब जो भी रिसाइकलिंग करना, वहाँ पे एक हब माना जाता है। तो वहाँ पे पाया जाता है कि हर दिन मतलब ये सर्वे के द्वारा देखा गया कि हर दिन एटलीस्ट एक जन मरते हैं वहाँ पे, सिर्फ ये रिसाइकलिंग मतलब जितने भी फैक्ट्री है। तो इसलिए इस तरह का ये बिल लाया जा रहा है, ताकि जो भी हैजार्डस मटेरियल उससे उनको ना रखे, पहले शुरुआत में ही अगर ना रहेगा तो रिसाइकलिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। और रिसाइकल तो करना ही पड़ेगा एक ना एक टाइम में जाके, जब उनका वैलिडिटी खत्म होता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी नया शिप होगा ना, अब जो भी नया शिप आया जाएगा, जब ये बिल पास होने के बाद से इंडिया में नया शिप या उसका रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसमें हैजार्डस मटेरियल पहले से ही बोल दिया जाएगा कि आप नहीं ला सकते हो अपने नए शिप में। ठीक है, पर जो पुराने हैं उनको 5 साल तक का टाइम दिया जा रहा है कि आप कैसे भी करके, आप धीरे धीरे करके आप अपना जो भी है ये जो हैजार्डस मटेरियल है उसको हटाएं। ठीक है, इसके अलावा ये भी बोल रहा है कि वुड नॉट बी अप्लाइड टू मतलब वॉरशिप्स और नॉन कमर्शियल सीन्स हैं जो कि गवर्नमेंट बॉडी का है, उनके ऊपर ये नहीं होता है, क्योंकि ये उनका अपना एक खुद का चीज होता है कि वो ये सब चीज को ध्यान देते हुए ही काम करेंगे हैजार्डस मटेरियल से रिलेटेड। ठीक है, उसके अलावा शिप जितने भी है ना, उनको सर्वे किया जाएगा, सर्टिफाई किया जाएगा, और उनके जो इन्वेंट्री हैजार्डस मटेरियल है उनके ऊपर ये सर्वे और ये किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इस बिल के तहत आपको ये भी बोला जा रहा है कि शिप का जो रिसाइकलिंग फैसिलिटीज है ना, वो ऑथराइज मतलब वे ऑथराइज लोग को ही किया दिया जाएगा, कि वो लोग ही जिनको अथॉरिटी दिया है वो लोग ही रिसाइकिल कर सकते हैं। सब अपना एक एक फैक्ट्री खोल लेंगे रिसाइकिल करने का, तो वो पॉसिबल नहीं है। जिनको अथॉरिटी मिलेगा वो लोग ही रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उनको एक रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, HKC जो हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके तहत एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, फिर जाके मतलब जो भी शिप्स है उनको रिसाइकिल करना है तो वो रिसाइकिल के लिए जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उन सारे चीज वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये इसमें कुछ हैजार्डस चीज है या नहीं। ठीक है, अगला टॉपिक है, सॉरी अच्छा अभी इससे रिलेटेड और कुछ बात है जो आपको जानना जरूरी है, जैसे कि हांगकांग कन्वेंशन से रिलेटेड। ठीक है, तो हांगकांग इंटरनेशनल जो कन्वेंशन है वो किसके लिए था, सेफ और एनवायरमेंटल जैसे हम रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स कैसे कर सके उससे रिलेटेड है। तो ये कब आया था, 2009 में आया था, ताकि मतलब अडॉप्टेड एट अ डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन हांगकांग
जो कि चाइना में है। जिस तरह का आप सुने भी थे अभी रिसेंटली कितना सारा इश्यूज हमने डिस्कस भी किया था हांगकांग और चाइना से रिलेटेड, तो ये उसी सबसे रिलेटेड है, ठीक है। और इसको ना वर्ल्ड लेवल पे भी इसलिए इसको देखा जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो भी 2009 में इसे अडॉप्ट भी कर लिए थे, क्योंकि उनको सही लगा था ये जो भी चीज यहाँ पे बोला गया तब ना अडॉप्ट कर ली। उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ देयर ऑपरेशनल लाइफ डू नॉट पोज एनी अननेसेसरी रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ, सेफ्टी एंड टू द एनवायरमेंट। तो इस तरह का ये कन्वेंशन मेनली क्या चीज के लिए एम करता है, यही चीज के लिए, ठीक है। उसके अलावा ये जो कन्वेंशन है अभी तक फोर्स में आना बचा हुआ है क्योंकि 15 नेशन का रेटिफिकेशन चाहिए, जो अभी तक पूरा हुआ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग अगर ये जो बिल जिस तरह से हम लोग पास कर देते हैं अपने पार्लियामेंट के द्वारा, तब हम लोग का भी ये बहुत सारे इसमें रेस्ट्रिक्शंस आ जाएगा, और हम लोग को भी ध्यान देना होगा कि रेडी फॉर रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट एक पे ध्यान देना होगा, जो कि HKC यानी हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन के पे डिपेंड होगा कि सर्टिफिकेट किसको किसको मिलना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या हो जाएंगे, 14वां कंट्री हो जाएंगे जिसे जो इसे रेक्टिफाई किया है, जो अगर हमारा पार्लियामेंट से ये पास हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। नहीं नहीं, एक और बात है जो भी क्या हो रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाता है, कोई बात नहीं। नीट इसमें लेजिस्लेशन से रिलेटेड क्या चाहिए कि इसका जो भी शेयर होगा ना 30% ऑफ द मार्केट, मतलब इंडिया ऐसे भी आप जान रहे हैं कि जो हम लोग शिपिंग से रिलेटेड है ना, मतलब 30% ऑफ द मार्केट हम लोग करते हैं रिसाइकलिंग से रिलेटेड। मतलब पूरे वर्ल्ड का जो भी रिसाइकलिंग होता है ना, 30% सिर्फ इंडिया ही करता है। तो सोचिए कितना बड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा एरिया जो है वो भावनगर, जो गुजरात साइड एरिया ना, वो सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में करते हैं। तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह का लेजिस्लेशन को, ठीक है। उसके अलावा ये जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर ना, शिप मतलब शिप रिसाइकलिंग, जैसा मैंने बोला, ये एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, और इसीलिए ये इस तरह का एनवायरमेंटल सेफ्टी का ऊपर ज्यादा कंसर्न दिया जा रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट, ठीक है। तो ये ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट है, ये निकाला गया है किसके द्वारा, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको जो रिलीज किया गया है 2019 का एडिशन, ये बोला जा रहा है कि ये रिपोर्ट क्या मेनली जो 11 न्यू जेंडर फोकस इंडिकेटर्स है ना, ये उसके ऊपर ही ध्यान देते हुए ये निकाला गया है 2019 में, ठीक है। और इंडिया के ऊपर से स्पेसिफिक जो ऑब्जर्वेशन किया गया है वो क्या है कि पाया गया है इंडिया टॉप नेशन में है, जो कि मतलब मोस्ट कंडक्टिव एनवायरनमेंट किया गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड, ठीक है। जो कि अलाउ कर रहा है नॉन बैंक टू इशू ई मनी या प्रोपोर्शनेट कस्टमर ड्यू इन डिलीजेंस या इफेक्टिव कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये सब चीज मायने में ना इंडिया सबसे ज्यादा है, मतलब ई इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है ना, डिजिटल मनी, इससे रिलेटेड इंडिया बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से अपने मार्केट में, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब हर एक इंसान तक, मतलब आप जो भी बैंकिंग एक्टिविटीज है, चाहे आप मोबाइल बैंकिंग बोलिए या आपका जो भी मोबाइल पेटीएम या फोन पे, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया ने क्या क्या हर एक इंसान तक बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को मतलब पहुंचाया है। तो इसीलिए ये इंडिया का बहुत ही अच्छा मतलब टॉप नेशन में हमें देखा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो कि जो भी डिपॉजिट इंश्योरेंस और प्रोटेक्शन, ये भी के मामले में भी ना इंडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा से ध्यान दिया है सेफ करने में, ये ई मनी से रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा जो इंडिया का मेन एफर्ट जो दिया गया है वो सबसे अच्छा तो आरबीआई के द्वारा, जो कि प्रिपेयर किया था क्या, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक अच्छा ड्राफ्ट, जो कि क्या करेगा, डीपेन करेगा फाइनेंशियल सर्विसेज को, ताकि वो पूरे कंट्री में हम कवर कर सके, ठीक है। उसके अलावा एक हाई लेवल कमेटी भी आरबीआई के द्वारा बनाया गया, जो कि रिव्यू करेगा एक्सिस्टिंग स्टेटस जो भी डिजिटाइजेशन का चल रहा है, ठीक है। और अगस्त 2019 में आरबीआई ने क्या भी एक और भी चीज रिलीज किया, क्या है वो, इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स से रिलेटेड हमने डिस्कस भी किया था, इससे रिलेटेड अगस्त का जब हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, तो वो एक और भी अच्छा चीज किया है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंक्लूजन हम लोग कर सकेंगे। हमने अच्छे से पढ़ा भी था, उम्मीद करता हूँ आप लोग को शायद वो डिस्कशन याद भी होगा, ठीक है। उसके अलावा ये तो निकाला गया किसके द्वारा, EIU के द्वारा, जैसा हमने पहले बोला। बट इसे क्रिएट कब किया था, ये 1946 में क्रिएट किया गया था, और वर्ल्ड लीडर इन ग्लोबल बिजनेस इंटेलिजेंस इनके द्वारा ही मतलब मेनली अपना पार्टिसिपेट करके ये किया गया था, ठीक है। इसको माइक्रोस्कोप इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि हर एक माइक्रोस्कोपिक जो पीपल है ना, जो छोटे से छोटे तक, मतलब एकदम लोअर टू लोअर मास तक हम लोग पहुंच रहे हैं, ताकि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन सभी को लेके चले, ठीक है, सभी का फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सके। और ये जो रिपोर्ट है, ये सबसे पहला जो इसको पब्लिश किया गया था, ये 2007 में पब्लिश किया था, ये EIU के द्वारा।
इसके अलावा ये जो जिस वक्त ओरिजिनली ये डेवलप किया गया था, ये किया गया था लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्री के लिए, मतलब ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, और ये बीच का जो एरिया होता है ना, ये लैटिन अमेरिका और कैरिबियन होता है, जो कि 2007 में किया गया था, ठीक है। बट 2009 में जाके इसे पूरा वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल स्टडी करने में लेके चला गया, ठीक है। और ये अभी लगभग 55 कंट्री को 5 कैटेगरी के हिसाब से इसे इंडेक्स में देने का काम करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ये है मूडीज रेटिंग। मूडी क्या है, एक तरह से रेटिंग का काम करता है, रेटिंग एजेंसी है। तो ये क्या है, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, जो कि इन्वेस्टर सर्विस है, क्या क्या है वो, कट करती है आउटलुक ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू नेगेटिव फ्रॉम स्टेबल। मतलब हम लोग को स्टेबल से वो नेगेटिव के लिए मतलब अपना रेटिंग में चले गए हैं। पहले हम लोग को स्टेबल रेटिंग दिए थे, अब वो थोड़ा नीचे चले गए हैं और नेगेटिव रेटिंग में हम लोग को लेके गए हैं। तो इससे क्या हो गया, जो हम लोग को अब मिल गया है क्या, BAA2 बा 2, जो कि फॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी लॉन्ग टर्म इशूअर रेटिंग्स के लिए दिए हैं, ठीक है। हम लोग को नेगेटिव रेटिंग में लेके गए हैं, बट ये जो फॉरेन करेंसी पे बा 2 दिए हैं और लोकल करेंसी लॉन्ग टर्म इशूअर रेटिंग्स है, इसमें भी हम लोग को बा 2 का लेवल दिए हैं, ठीक है। जो मूडीज है उन्होंने अफर्म किया, क्या कंफर्म किया, कि इंडिया का जो बा 2 जो लोकल करेंसी सीनियर अनसिक्योर्ड रेटिंग जो दिया गया है, और P2 जो दिया गया है शॉर्ट लोकल टर्म्स रेटिंग्स में, जैसे यहाँ पे बोला है, बट बाकी सब में तो, बाकी एरिया में तो नेगेटिव चला गया है स्टेबल से, ठीक है। इससे क्या हुआ इंडिया का, मतलब ये जो इस तरह का रेटिंग अगर कोई देते हैं ना, तब जाके क्या होता है, हमारा बिजनेस जो है ना इकोनॉमी वर्ल्ड लेवल पे वो डगमगा जाता है। क्योंकि जिस तरह का रेटिंग इनके द्वारा दिया जाता है, उसी के बेसिस पे इन्वेस्टर्स आते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, और भी बहुत सारे चीज होते हैं। बट अब इस तरह का रेटिंग जब कुछ गड़बड़ाया है, तो क्या होगा, वो जितने भी होंगे इन्वेस्टर्स, उनको अब थोड़ा मन में मतलब एक आशंका आ जाएगा। तब अब क्या करेंगे वो, इससे क्या होगा, हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रिस्क है ना, वो अब धीरे धीरे मतलब बढ़ने लगा, कि अब ग्रोथ में थोड़ा एक रुकावट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि वो मैटरनी मतलब इस तरह का जो पास्ट में जो भी हुआ ना, वो उस तरह का कारण अब अगर ऐसे चलते रहेगा, तो जो भी हम लोग ग्रोथ इतना अच्छा करते हुए आ रहे थे, अब हमारा थोड़ा रफ्तार स्लो हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का रेटिंग दिया गया है। उसके अलावा ये भी होगा कि ग्रेजुअली राइज होगा किसमें, डेप्ट बर्डन में, जो कि ऑलरेडी अभी हाई चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो एक्चुअल डाउनग्रेड होगा ना कंट्री का रेटिंग में, वो लीड करेगा किसमें, मैसिव फॉरेन फंड आउटफ्लोज। जो फॉरेन फंड आउटफ्लोज होना ना, वो अब ज्यादा होने लगेगा, क्योंकि जो भी हमारे पास फॉरेन फंडिंग थे, वो अब क्या होगा, धीरे धीरे जाने लगेगा, क्योंकि रेटिंग जिस तरह का होगा उसी हिसाब से ना वो लोग भी ट्रस्ट कर पाएंगे, है ना। उसके अलावा ये क्या भी देखा गया, कि हमारे गवर्नमेंट में जो अपना फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा था, वो भी हमने उस पर टारगेट को निभा नहीं पाया, जो कि 3.3% हमने रखा था। तो इसीलिए स्लोअर ग्रोथ रेट और जिस तरह का कॉर्पोरेट टैक्स जो कम किया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, ये सबसे क्या हुआ, हमारा अब हम लोग को क्या होगा, उतना रिवेन्यू नहीं आ पाएगा। तो जैसे वैसे रिवेन्यू कमा, तो ये सब वजह से अब क्या, फिजिकल डेफिसिट हमारा उतना अच्छा कर नहीं पाए हमने। तो यही सब वजह से तो अब ये हुआ। तो वो लोग बोल रहे हैं कि आपने फिजिकल डेफिसिट अपना अच्छे से सही से निभा नहीं पाया, तो इसलिए आपका हम रेटिंग कम किए। बट हम लोग फिजिकल डेफिसिट क्यों, हमने तो अपना कॉर्पोरेट टैक्स को कट किया है। तो ये एक जगह में सही मिल रहा है, एक जगह में गलत मिल रहा है। पर मूडीज का जो उसका जो प्रोटोकॉल है, जो जिसको ऊपर वो ध्यान देते, वो रैंकिंग देते हैं, उसमें हम लोग ठीक से खड़े नहीं हो पाए, इसलिए हमें नेगेटिव मिला, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है कोल बेड मीथेन। कोल बेड मीथेन जो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने क्या किया, हाल ही में जो भी स्टेट रन कोल माइनर है ना, कोल इंडिया लिमिटेड, और उनको बोला कि आप लोग प्रोड्यूस करिए 2 MMSCB यानी मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हर दिन, ताकि कोल बेड मीथेन गैस जो कि अगले मतलब 2-3 साल में अच्छे से हो सके, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि आप लगभग 2 MMSCB का कोल बेड मीथेन गैस प्रोड्यूस करिए अगले 2-3 साल में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने ये जितने भी कोल इंडिया लिमिटेड है, इनको ये रिक्वेस्ट किया, ठीक है। उसके अलावा ये सीबीएम आखिर है क्या, जो इतना मिनिस्ट्री ऑफ कोल इतना फोर्स कर रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि इंडिया जो है ना, इसका इतना हमारे इंडिया में क्या पोटेंशियल है सीबीएम का प्रोडक्शन का। तो इंडिया है 5वां लार्जेस्ट कोल रीजन पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और अगर ये सीबीएम अगर हम लोग लेके आते हैं, तो ये एक क्लीन अल्टरनेटिव फ्यूल है। तो ये और अच्छी बात है, कोल जैसा सही नहीं है, बट कोल का जो मीथेन गैस जिससे बन रहा है, वो तो एक क्लीन एनर्जी है ना। इसके अलावा ये भी देखा गया कि सीबीएम रिजर्व जो है ना, वो लगभग 12 स्टेट ऑफ इंडिया में ना ये पाए जाते हैं। स्पेशली जो गोंडवाना सेंडिमेंट्स है ना, और ईस्टर्न इंडिया होल्डिंग जो है, ये ज्यादातर ये सब एरिया में कोल्ड माइन का, जैसे आप झारखंड और छत्तीसगढ़ और ऊपर हो गया आपको वेस्ट बंगाल और ये सब बिहार एरिया में, यहाँ पे काफी ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। स्पेशली ये देख पा रहे हैं आप, दामोदर कोयल वैली और सोन वैली जो भी एरिया, वहाँ पे सीबीएम डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये कोल बेड मीथेन जो है, यह है क्या,
कि ये एक अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस है जो कि कोल डिपॉजिट या कोल सीम्स में पाया जाता है। ठीक है, ये सीबीएम जो फॉर्म करता है ये कब होता है, जब कोलिफिकेशन होते रहता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट मटेरियल इनटू कोल जब होता है ना, जैसे कोल कैसे बनता है आपको पता ही होगा, फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं, ये प्लांट है और उसके बाद धीरे धीरे वो जब कोल में फॉर्म होते हैं ना, तब एक गैस टाइप का जो आता है, तो वो जो गैस है ना वही गैस हो गया क्या, कोल बेड मीथेन गैस। तो ये गैस को यूज बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया जाएगा, और ये उतना मतलब ये क्या है, ये पॉल्यूशन भी नहीं करता, ये एक तरह से बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसका क्या क्या यूज किया जा सकेगा, तो पावर जनरेशन में किया जा सकेगा, सीएनजी बनाने में किया जा सकेगा, फीड स्टॉक फॉर फर्टिलाइजर्स में यूज किया जा सकेगा, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे इसके यूज है। तो इसलिए इसके लिए मिनिस्टर ऑफ कोल ने ये ज्यादा फोर्स किया, मतलब रिक्वेस्ट किया एक तरह से सारे स्टेट्स को, स्पेशली जहाँ पे कोल इंडिया है। ठीक है, इसके अलावा इसको बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, तो मीथेन जैसा कि ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये अच्छा तो है, मतलब कोल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सही है, बट ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये अगर हम सीबीएम बनाएंगे तो इसका एक्सट्रैक्ट करते करते तो मीथेन भी निकलेगा ना, तो इससे क्या होगा, एक ग्रीन हाउस गैस भी हम और भी अच्छे ज्यादा मात्रा में इंजेक्ट कर रहे हैं पूरे अपने एटमॉस्फेयर में। ठीक है, उसके अलावा ये भी बोल रहा है कि जो ग्लोबल मीथेन एमिशन जो भी है ना कोल माइंस का, वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ टोटल ग्लोबल मीथेन एमिशन। ठीक है, इसके अलावा ये भी बोल रहा है कि जो एक और कंसर्न है इसमें, क्या जो वाटर डिस्चार्ज होगा ना सीबीएम का डेवलपमेंट, ये कोल बेड मीथेन का डेवलपमेंट करते समय जो वाटर डिस्चार्ज होगा वो काफी डेंजरस होता है, और वो जब वाटर सोर्सेज से मिल जाएगा ना, तो इससे क्या होगा, एक तरह से बहुत ज्यादा हम लोग वाटर पोल्यूशन के ऊपर भी हम लोगों ने वाटर भी पॉल्यूट कर रहे हैं। तो ये भी चीज हम लोग को ध्यान देना होगा कि किस तरह से हमें इसे अच्छे तरीके से इसको डिकम्पोज करना है वाटर को, या इससे निकले हुए सारे मटेरियल्स को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब यहाँ से कुछ टॉपिक मैंने लिया है जो छोटे छोटे हों, जो मैं वही क्या करूंगा कि हर दिन ना मेन मेन सारे बड़े बड़े टॉपिक्स लेने के बाद लास्ट के एक दो स्लाइड में छोटे छोटे टॉपिक लूंगा। ठीक है, तो हर टॉपिक क्या, साइक्लोन महा। ये साइक्लोन महा क्या है, ये महा जो नाम दिया गया ओमन के द्वारा दिया गया, ये कहाँ पे हुआ, अरेबियन सी में हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो महा है ना, ये चौथा साइक्लोन बना है अरेबियन सी में, किसके किसके बाद, वायु, हिक्का और क्यार के बाद। हिक्का के बारे में रिसेंटली हमने पढ़ा था कि कैसे वो मतलब वो जो यमन कंट्री है, यमन के जो एक आइलैंड है, क्या आइलैंड था याद करिएगा, मैप में हमने अच्छे से बताया था, तो उससे रिलेटेड एरिया में था। तो ये चारों हो गया अरबियन सी का इस बार साइक्लोन का नाम। ठीक है, जो फर्स्ट सुपर साइक्लोनिक फॉर्म स्टॉर्म था ना, जो अरेबियन ईस्ट में आया था, अरेबियन सी में आया था, वो लास्ट देखा गया था 12 साल पहले। ठीक है, जो केआर जो आया ना, वो इतना सुपरसोनिक था, जो कि 12 साल पहले ऐसा ही स्टॉर्म आया था जिसका नाम था साइक्लोन गोनू। ठीक है, जो कि ओमन कोस्ट में पड़ा था 2007 में। ठीक है, अगला टॉपिक है इंडियन ब्रेन एटलास। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद, इन्होंने क्या क्या फर्स्ट इंडियन ब्रेन एटलास बनाया, जिसे नेम किया गया IBA 100। ठीक है, ये क्या करेगा, अदर ब्रेन जो भी मतलब अदर ब्रेन एटलासेस है ना, जो कि इंक्लूड करता है चाइनीज, कोरियन और कॉकेशियन का। कॉकेशियन मतलब रशियन एरिया जो है ना, रशियन कंट्रीज के साइड में, वो सब उनको बोलते हैं कॉकेशियन। तो ये इन तीनों कंट्री के जो है उनका ब्रेन एटलस की तरह ही हमने भी एक अपना ब्रेन एटलस बनाया, जो कि हमारा ट्रिपल आईटी हैदराबाद के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, ये फर्स्ट डिजिटल ह्यूमन ब्रेन होगा हमारा, जो कि क्रिएटेड किसके द्वारा है, मॉन्ट्रियल न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, फर्स्ट डिजिटल ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि जो एटलस है ये रिफिल करता है इंडियन ब्रेन इज स्मॉलर इन हाइट। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है वो हाइट में कम है, विड्थ में कम है, वॉल्यूम में कम है, कंपेयर टू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पॉपुलेशन। ठीक है, हमारा ब्रेन ये सब चीज मामले में कम है वेस्टर्न और ईस्टर्न पॉपुलेशन से। ठीक है, उसके अलावा ये स्टडी से ये भी पता चला है कि अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन डिजीज लाइक अल्जाइमर्स, तो मतलब अर्ली जो भी प्रॉब्लम आता है ना, अर्ली डायग्नोसिस ही हम लोग अल्जाइमर का कर दें, तो जैसा हमने अभी पहले पढ़ा, तो आगे जाके उतना बढ़ेगा नहीं। ठीक है, उसके अलावा इंडियन स्पेसिफिक ब्रेन जो भी एटलस है वो क्रिएटेड किसके द्वारा, एमआरआई स्कैन जो है ना, आप सुने ही होंगे एमआरआई स्कैन कैसे होता है, तो एमआरआई स्कैन के द्वारा 50 इंडिविजुअल को डिफरेंट जेंडर का लिया गया, उसके बाद ये इस तरह का एटलस बनाया गया है। ठीक है, अगला टॉपिक है चेन्नई नशरी टनल, टनल रीनेम किया गया है। ये जो चेन्नई नशरी टनल है, ये चेन्नई है, सॉरी चेन्नई में बोल रहा हूँ, ये चेन्नई नशरी टनल है, इसे रीनेम किया गया है। तो इसको किस नाम से रीनेम किया गया था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रीनेम किया है। ये लगभग 9 किलोमीटर का टनल है, जो कि NH44 जम्मू एंड कश्मीर में आता है। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट ऐसा टनल बना है जो कि पूरे कंट्री में है। उसके अलावा ये कनेक्ट करता है उधमपुर और रंबान, जो कि जम्मू में है। ठीक है,
और ये वर्ल्ड का 6th रोड टनल है जो कि ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम से है, मतलब अंदर में आपको एक ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम है, क्योंकि इतना 9 किलोमीटर का आप सोच सकते हैं सफोकेशन कितना हो सकता है जब आप लगभग 5 किलोमीटर क्रॉस कर देंगे तब। और ये जो वेंटिलेशन सिस्टम है ये एबीबी सॉफ्टवेयर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा इसलिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है इंडिया हाईएस्ट अल्टीट्यूड ऑल वेदर ब्रिज। तो ये सबसे मतलब सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड में ऑल वेदर ब्रिज जो बना गया है वो क्या है, तो कर्नल चेवांग रिचेन सेतु ये नाम दिया गया है उस ब्रिज का, ठीक है, कर्नल चेवांग रिचेन सेतु। ये इंडिया का हाईएस्ट अल्टीट्यूड ऑल वेदर परमानेंट ब्रिज बना है और ये लोकेट कहाँ पे है, तो ईस्टर्न लद्दाख में, ठीक है, वो भी लगभग 45 किलोमीटर चाइना के बॉर्डर से दूर है, ठीक है। ये ब्रिज का स्ट्रैटेजिकली जो लोकेटेड है वो 255 किलोमीटर दरबुक शायोग दौलत बेग ओलाइड DSDDO सेक्शन जो कि लेह और कराकोरम पास में है, ठीक है, इससे लगभग 250 किलोमीटर की दूरी में है ये लेह और कराकोरम पास से। और ये बनाया गया है कौन से रिवर में, तो ये इंपॉर्टेंट है, शियोक रिवर, शियोक रिवर में कर्नल चेवांग रिचेन सेतु बनाया गया है, ठीक है। इसके साथ हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा, और थोड़ा अगर जो भी आपको जिस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं उससे रिलेटेड जरूर सुधार करके आऊँगा। और बने रहिए हमारे साथ, धीरे धीरे करके बस आप मल्टीपल टाइम्स जो भी टाइम मिले आप प्लीज़ रिविजन्स करते रहिए अपने करंट अफेयर्स के जो भी मैंने पहले दिया है। और दोनों अगर मॉर्निंग और इवनिंग सेशन आप देख रहे हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 90 से 95% तक का करंट अफेयर्स मैं यहाँ पर कवर करवा दूंगा। आप बस स्टैटिक पार्ट एक्स्ट्रा करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि आप जितना पढ़ेंगे उतना ही कम होगा, तो एटलीस्ट आप मेरे पे ट्रस्ट करके 90 से 95% का करंट अफेयर्स हम यहाँ करवाएंगे। आप बाकी स्टैटिक पे ध्यान दीजिए, बाकी जितना हो सके रिवीजन करते रहिए और मॉडल टेस्ट पेपर्स देते रहिए डिफरेंट डिफरेंट जगह का, और करंट अफेयर्स का तो मैं खुद भी करा रहा हूँ जो इवनिंग सेशन में होती है। ये दोनों चीज़ आप करते रहिए, देखिए कैसे करके आपका करंट अफेयर्स में इतना अच्छा करवाता हूँ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।